and welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करा था। अभी हम देखेंगे कि वेक्टर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्लाज्मिड्स की बात करें तो प्लाज्मिड्स होते क्या हैं? प्लाज्मिड्स को हम कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है और ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा है मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल भी है और इसके पास क्वालिटी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, खुद को रेप्लिकेट कर सके। सेल्फ रेप्लिकेशन की क्वालिटी भी होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन यूजुअली सर्कुलर एंड सॉल्युबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग की भी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया तो ये सारी चीजों को बताया है बहुत ही डिटेल में कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या है, जो भी चीजें इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे ये सब मैंने उसमें बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि जो प्लाज्मिड होता है हमारा, वो प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। सर्कुलर होता है। सॉल्युबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? कुछ बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया सेल के साथ साथ सम ईस्ट सेल में भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया सेल में तो प्रेजेंट होता ही होता है, कुछ ईस्ट सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड इज व्हाट? Extra chromosomal material which have the property of self replication, circular, soluble DNA, ये सारी होती है। and it is present in bacteria और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ किसमें प्रेजेंट होता है? ईस्ट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, some of the characters of plasmid is carried by may not be required for normal bacterial metabolism but may be greater advantage in some cases। क्या होता है कि इसमें से जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लाज्मिड की, वो बैक्टीरिया जो होते हैं, हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में मिलता है। तो बैक्टीरिया के नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये इतना ज्यादा हो सकता है हेल्पफुल ना हो। इतना ज्यादा हेल्पफुल नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बैक्टीरिया के लिए ये हेल्पफुल ना हो, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हम देखते हैं इसका हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। तो इसके लिए प्लाज्मिड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं कि हाँ चलिए नॉर्मल जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं बैक्टीरिया के, उसमें इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, नहीं देखने को मिलता होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे मान लीजिए हम जब इनको वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं तो उन सब कंडीशंस में इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स का, वो कई बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, कई चीजों पे हो सकता है, कभी कॉपी नंबर के बेसिस पे पढ़ लें, कभी कुछ फैक्टर्स के प्रेजेंट होने पे पढ़ लें, तो उन सब बेसिस पे पढ़ेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर कॉपी सेल। कोई एक सेल है तो वो कितने नंबर ऑफ कॉपी बना पा रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो हाई नंबर ऑफ कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लो नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट वन इज stagnant plasmid and the second one is relaxed plasmid। The first one is stagnant plasmid and the second one is relaxed plasmid। जो फर्स्ट है इसके पास क्या होता है? लिमिटेड और मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज पर सेल होती हैं। ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज को नहीं बना पाते हैं, ये कुछ लिमिटेड नंबर ही कॉपीज को ही बनाते हैं, जो आपका आ जाता है लगभग 1 to 3 कॉपीज। ठीक है, 1 से 3 कॉपीज ही बना पाते हैं। लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि हाई कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं या हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ मतलब कितने कॉपी वो बना रहे हैं, इसकी बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा होगा जो कम बना रहा होगा, एक ऐसा होगा जो ज्यादा बना रहा होगा। तो दो नाम हमारे पास हैं, एक है स्टैग्नेंट प्लाज्मिड और दूसरा है रिलैक्स प्लाज्मिड।
स्टैग्नेंट प्लाज्मिड जो लिमिटेड नंबर्स को फॉर्म कर रहा है, लेकिन रिलैक्स प्लाज्मिड क्या है, रिलैक्स प्लाज्मिड जो है वो ज्यादा नंबर्स को बना रहा है। अब आपको याद कैसे रहेगा, तो आप सोचो कि रिलैक्स कौन रहता है, रिलैक्स तो वही रहता है जिसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। अब ये खुद ही इतना अच्छा है, इसके पास सारी क्वालिटीज हैं, ये हाई नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा है, तो ये हमेशा एकदम रिलैक्स रहता है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, हम तो बहुत कॉपीज बना देते हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो रिलैक्स वाला होता है ये मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज पर होस्ट सेल बनाता है। क्या करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज का फॉर्मेशन करता है। और वहीं इसके अगेंस्ट जो स्टैग्नेंट वाला है, कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उनको दिक्कतों का भी तो सामना करना पड़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल दिया, जो बोलना है मुंह पे बोल दिया, सीधा बोल दिया, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। सेम उसी तरीके से ये भी भाई साहब है, इनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि ये बहुत मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं, ये ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज नहीं बना सकते हैं। तो ये बात रही ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्राजीन, ट्राजीन के प्रेजेंस पे क्या हो सकता है। तो इसमें भी हम कह रहे हैं प्रेजेंस पे, किसी चीज के प्रेजेंस पे बेस्ड होता है। तो इसमें भी दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो प्रेजेंट होगा या तो प्रेजेंट नहीं होगा, या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है। तो इसमें भी हमें दो टाइप्स देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेटेड, पहला जो होगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड, एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्जुगेटेड। अब क्या है, कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड को देखेंगे तो कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड हैविंग ट्राजीन, इसके पास ट्राजीन होता है, नॉन वाले के पास नहीं होता है, न से नॉन न से नहीं, नॉन वाले के पास नहीं होता है, और जो कॉन्जुगेटेड है उनके पास ये ट्राजीन होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, भाई इस ट्राजीन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो कुछ तो इसका हेल्प होगा। इसका हेल्प क्या है, ये ट्राजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। कॉन्जुगेशन की जब आप प्रोसेस पढ़ते होंगे बैक्टीरियाज में, तो आप देखते होंगे कि एफ फैक्टर जो रहता है वो डोनर सेल जो होता है वो रेसिपिएंट सेल को देता है, ट्रांसफर करता है। इस एफ फैक्टर को हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। व्हाट, फर्टिलिटी फैक्टर। क्या कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये ट्राजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ट्राजीन इसी एफ फैक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल को ये दिया जा रहा है कि नहीं, ये ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। तो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक हो गया कॉन्जुगेटेड और दूसरा हो गया नॉन कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड वो हो गए जिनके पास ट्राजीन प्रेजेंट है, तो जब वो प्रेजेंट है तो उसका जो काम है वो करेगा, और उसका काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। डोनर से रेसिपिएंट में एफ फैक्टर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वही दूसरे साइड अगर हम देख ले तो नॉन कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड, ये क्या होता है, इनके पास ट्राजीन होता ही नहीं है, तो कहानी खत्म, है ही नहीं, बात खत्म, है ही नहीं तो कुछ ट्रांसफर भी नहीं करेगा, तो इनका कोई डिस्कशन जैसा चांस नहीं है, इनको हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। द थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास 5 तरीके की होती हैं, 5 टाइप्स हमें देखने को मिलेगा। The first one is called R plasmid, पहले को हम कहते हैं R plasmid। अब ये R plasmid क्या है, R जो है ये किसको शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। R से आपको क्या समझना है, रेजिस्टेंस। किसके लिए रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो R plasmid इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, आर प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल है। जिसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए R1 प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई का जो R1 प्लाज्मिड होता है वो आर प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। हमने कहा था फंक्शन की बेसिस पे,
फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये कैसा फंक्शन शो कर रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला फंक्शन शो कर रहा है, इसीलिए इसी से रिलेटेड इसका नाम भी दे दिया गया क्या? आर प्लाज्मिड। दूसरा है एफ फैक्टर, एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी। अब एफ फैक्टर वाले की बात कर लेते हैं, और हमको पता है अभी जस्ट हमने पढ़ा है एफ फैक्टर इज व्हाट? एफ फैक्टर इज फर्टिलिटी फैक्टर। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। इसका सबसे मेजर रोल जो होता है वो कॉन्जुगेशन में ही होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये क्या करवा रहा है? कुछ फंक्शन है इसका। क्या फंक्शन है? कॉन्जुगेशन वाला फंक्शन है। तो फंक्शन के ही बेसिस पे इसको भी पढ़ रहे हैं, जिसको हम एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मिड कहते हैं या फर्टिलिटी प्लाज्मिड कह सकते हैं। ठीक, और इसका काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है कॉन्जुगेशन ऑफ ई कोलाई के लिए। एग्जाम्पल देखा जाए तो एफ फैक्टर ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई के एफ फैक्टर को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो दो देखा है हमने, आर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, एफ प्लाज्मिड जो था इसका काम क्या था? ये कॉन्जुगेशन करा रहा है ई कोलाई में, या कभी मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो बैक्टीरियाज में करा रहा है। द थर्ड वन इज कॉल प्लाज्मिड। थर्ड क्या है? कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड किसके लिए हेल्पफुल होता है? कॉल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ कॉलिसीन। ये कॉलिसीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें करता है? कॉलिसीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये क्या करता है? विच इज टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपने लिए ही टॉक्सिक हो जाएंगे, जो बाहर से जो फॉरेन बैक्टीरियाज आएंगे, जो दूसरे रहेंगे, उनके लिए टॉक्सिक रहेगा। तो कॉल प्लाज्मिड, कॉल नाम से याद रखना है आपको कि कॉल क्या कर रहा है? कॉलिसीन का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये कॉलिसीन कैसा है? ये टॉक्सिक इन नेचर है। किसके लिए? बैक्टीरियाज के लिए। अपने खुद के लिए नहीं होगा, जो दूसरे होंगे उनके लिए होगा। फिर फोर्थ आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव नाम से समझ में आ रहा है कुछ डिग्रेड कर रहा होगा। क्या हो रहा है? कुछ डिग्रेड कर रहा होगा। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कंटेन्स स्पेशल जीन। इनके पास क्या होता है? कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं। और ये स्पेशल जीन्स करते क्या हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल या विच हेल्प द होस्ट बैक्टीरियम डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या कुछ हार्मफुल कंपाउंड होते हैं बैक्टीरिया के लिए, ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ये उनको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक, नाम तो समझ में आ रहा है, डिग्रेडेटिव नाम है तो कुछ डिग्रेड कर रहे होंगे। क्या डिग्रेड कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, या जो हार्मफुल कंपाउंड है बैक्टीरियाज के लिए, ये उनको डिग्रेड कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट कर दे रहे हैं। जैसे आपका आ जाएगा कैम्फोर, जाइलिन, टाउलिन एंड सैलिसिलिक एसिड। क्या है? कैम्फोर, जाइलिन, टाउलिन एंड सैलिसिलिक एसिड। एंड द एग्जांपल इज TOL, टॉल प्लाज्मिड इन स्यूडोमोनास पटीडा। स्यूडोमोनास पटीडा में जो टॉल प्लाज्मिड होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। तो अभी तक 4 पढ़ लिया हमने फंक्शन के बेसिस पे। एक आर प्लाज्मिड पढ़ा था, सेकेंड एफ प्लाज्मिड पढ़ा, थर्ड हमने कॉल प्लाज्मिड पढ़ा, और तो फोर्थ था वो पढ़ा हमने डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। द फिफ्थ वन इज वायरुलेंट प्लाज्मिड। फिफ्थ क्या है? वायरुलेंट प्लाज्मिड। वायरुलेंट प्लाज्मिड क्या है? Those plasmid which causes the disease or the pathogenicity. Virulent नाम से समझ में आ रहा है ना? डिजीज या पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। क्या करता है? डिजीज या पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। इज कॉल्ड एज वायरुलेंट प्लाज्मिड। एग्जाम्पल इसका TT प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम कॉजेज ट्यूमर डिजीज इन टोबैको। TT प्लाज्मिड किसका? एग्रोबैक्टीरियम का जो TT प्लाज्मिड है वो टोबैको प्लांट में क्या कर देता है? आपको ट्यूमर डिजीज कॉज करता है। तो या तो डिजीज कॉज करे या पैथोजेनिसिटी कॉज करे। तो जो डिजीज या पैथोजेनिसिटी कॉज करता है उसको हम कह देते हैं वायरुलेंट प्लाज्मिड होता है। तो वायरुलेंट प्लाज्मिड तो है, तो इसमें हमने क्या देख लिया? इसका एग्जाम्पल देख लिया। एग्रोबैक्टीरियम का जो TT प्लाज्मिड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो टोबैको प्लांट में ट्यूमर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 हो गया फंक्शन के बेसिस पे। हमने हाई कॉपी नंबर ऑफ के बेसिस पे पढ़ लिया, फैक्टर्स के बेसिस पे पढ़ लिया, और इसके नंबर बेसिस फंक्शन के बेसिस पे ही पढ़ लिया। ये कुछ टाइप्स थे प्लाज्मिड के। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देखेंगे? प्लाज्मिड वेक्टर। अब कुछ हमारे पास बहुत ढेर सारे प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, नो डाउट।
हमारे पास हैं, एक से एक प्लाज्मिड वेक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर हैं। तो प्लाज्मिड वेक्टर जैसे PBr322, PUC8, PUC7, PSC101 हैव बीन ग्रेटली यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफरिंग इन ई कोलाई। ई कोलाई में जीन ट्रांसफरिंग के लिए इनको बहुत ज्यादा, बहुत वाइड अमाउंट पे, इनॉर्मस अमाउंट पे इनको हम यूज करते हैं। ठीक, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टीनली कोहेन, ये नाम आपको याद रखना है साइंटिस्ट का, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनली कोहेन 1973। इन्होंने क्या किया था, दे फर्स्टली यूज इन प्लाज्मिड वेक्टर PSC101। सबसे पहले इन्होंने प्लाज्मिड वेक्टर PSC101 को यूज करा था। किसने करा था? हमारे हर्बर्ट बॉयर साहब ने और स्टेनली कोहेन ने। कब करा था? 1971 में। ठीक, और इन्होंने इसको नाम भी दिया था। ठीक, PSC101 has also been used for making genomic library। और ये जो PSC101 है, इसको हम और भी कहाँ यूज करते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। एक्चुअली देखिए बात क्या है, जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इसमें समझने जैसा बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, इसमें याद करने वाले ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो हालांकि जो समझाने वाली चीजें वो मैं समझा दे रही हूँ। और मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर जब पढ़ाया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर में आपको वेक्टर की सारी कैरेक्टरिस्टिक, सारे पॉइंट्स को इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको कंफ्यूजन न हो। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको पहले वो वीडियो देखना होगा, तब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अब हम बात करेंगे अपने कुछ स्पेशल प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला प्लाज्मिड वेक्टर होगा जो हम डिस्कस करेंगे PBr322 या PBr322। PBr322 का आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है बहुत सी चीजें। सबसे पहले जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो हमने कहा था एक आइडियल वेक्टर वही होता है जिसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो जाएं, उसके बाद उसके पास क्या हो, कुछ मार्कर प्रेजेंट हो। तो अब आप देखिए कि इसके पास है दो मार्कर प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। क्या क्या है? एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे भी क्लोनिंग साइट्स है PVU1, PST1 और इधर भी है BAMH1 और SAL1। ठीक, और एक ओराई तो होना बहुत जरूरी है। अगर ओराई नहीं होगा, ओराई बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा? होस्ट बॉडी में जाने के बाद वो रेप्लिकेट कैसे करेगा? तो रेप्लिकेट नहीं करेगा तो उसके नंबर्स नहीं पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन भी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए क्या जरूरी है कि ओराई प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ओराई भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और साइट्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप देखिए इको R1, CLA1, हिन थर्ड, PVU सेकेंड, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। तो PBr322 की अगर हम बात कर लेंगे तो ये PBr322 ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर है, बहुत अच्छा वेक्टर है। एक स्टैंडर्ड वेक्टर में इसकी काउंटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा, बहुत ब्रॉड नंबर में इसको हम यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंटिंग ही कर रहे, इसको हम उसी तरीके से यूज भी कर रहे हैं। तो PBr322 is one of the standard cloning vector widely used in gene cloning। जीन क्लोनिंग में इसका बहुत वाइड यूज है, बहुत यूज करते हैं हम इसको। ठीक, और इसको क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड वेक्टर को बनाया किसने था? दिस प्लाज्मिड वेक्टर हैव बीन मेड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज in 1977। बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ने इनको बनाया था 1977। अब हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था नॉमेनक्लेचर का रूल भी, कि कैसे हम किसी वेक्टर को नेमिंग देते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं। तो अब उस रूल्स को आप जब याद करोगे तो उस रूल को याद करके आपको एक बात याद आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए साइंटिस्ट जीनस स्पीशीज वाला काम था, यहाँ पे क्या किया गया? PBr। ठीक है, इसमें ये जो P है ये किसको डोनेट कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है ये P की प्लाज्मिड। ये क्या है? PBr22 ये प्लाज्मिड है। तो P इज फॉर, ये प्लाज्मिड वेक्टर है तो P इज फॉर प्लाज्मिड। क्या है? P जो है किसको डिनोट कर रहा है? P डिनोट कर रहा है प्लाज्मिड को। एंड B
बी क्या कर रहा है, बी ये जो हमारे साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट हैं बॉलीवुर, उनके नाम को डिनोट कर रहा है। एंड आर इज फॉर रॉड्रिगवेज, आर किसको कर रहा है, रॉड्रिगवेज को। नाम क्या है, PBR। P is for plasmid, B is for Bolliver, R is for Rodriguez। अब बचा 322। ये जो नंबर है, ये नंबर ये बताता है कि इनको ऑर्डर नंबर क्या है उस लैबोरेटरी में। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही काम हो रहा है, ये उस लैबोरेटरी में कौन से नंबर पे ये बना है, ठीक। और एक और फायदा होता है इस न्यूमेरिकल्स का, जैसे पीबीआर का एक ही नहीं है, पीबीआर के और भी है, 327 भी है, ऐसे तो उनसे इनको ये डिस्टिंग्विश करने में, उनसे उनको ये अलग बनाता है। नंबरिंग करने से ये भी फायदा हमें होता है। तो हमने कहा पीबीआर 322 जो है ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, और ये प्लाज्मिड वेक्टर एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्लोनिंग वेक्टर है, और इसको हम क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में बहुत वाइडली यूज करते हैं। इसको बनाने वाले कौन है, बॉलीवर एंड रॉड्रिगवेज, और इन्हीं को बॉलीवर एंड रॉड्रिगवेज के नाम पे ही इसको नाम भी दे दिया गया पीबीआर। P is for plasmid, B is for बॉलीवर एंड R is for रॉड्रिगवेज, ठीक। और इसका जो नंबर है वो भी आपको पता चल गया कि ये नंबर क्यों है, ठीक। अब देखिए जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं वही चीजें हैं यहाँ पे। क्या है, द नेम PBR डिनोट्स द फॉलोइंग। P सिग्निफाइज व्हाट, P सिग्निफाई करता है प्लाज्मिड को, B is for बॉलीवोर एंड R is for रॉड्रिगवेज। R किसके लिए है, वो रॉड्रिगवेज के लिए है, ये उसको बता रहा है। BR मतलब इसमें हमको समझ में आया ना कि PBR में से ये जो BR है ये साइंटिस्ट के नाम को बता रहा है। कौन से साइंटिस्ट के, किसी भी साइंटिस्ट के नाम को नहीं बता देगा, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको डेवलप किया उसको ये बता रहा है। BR रिप्रेजेंट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डेवलप्ड इट। जो न्यूमेरिकल है 322 distinguish the plasmid from other plasmid developed in the same laboratory, और उसी सेम लैबोरेटरी में और भी जो भी प्लाज्मिड बने होंगे उससे इसको ये अलग बनाता है। जैसे PBR 322, PBR 328, PBR 327, ठीक। तो ये उससे उसको अलग भी बना रहे हैं। तो इसके नाम को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं क्या है, अब इसकी भाई लंबाई चौड़ाई वगैरह की भी बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं जो PBR 322 है ये 4363 बेस पेयर लॉन्ग, 4362 बेस पेयर लंबा होता है। इसके पास क्या होता है, टारगेट साइट होता है। लगभग कितने टारगेट साइट होते हैं, 30 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए टारगेट साइट इसके पास। तभी तो देखिए कितना अच्छा है ना, 30 रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए इसके पास टारगेट साइट्स प्रेजेंट हैं। इट पॉजेस टारगेट साइट फॉर EcoR1 के लिए भी टारगेट साइट होता है, BAMH1 के लिए भी होता है, PBU1 के लिए भी होता है, PST1, SAL1, इन सब के लिए लगभग देखा जाए तो 30 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये क्या करता है, टारगेट साइट इसके पास प्रेजेंट होते हैं। दो जेनेटिक मार्कर भी होता है, एक आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। It consists of two genetic marker, ampicillin resistance and another is tetracycline resistance. This is high copy number plasmid। ये क्या होता है, हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड होता है। कॉपी नंबर के बेसिस पे हमने देखा था, हमें दो टाइप्स मिले थे, एक स्टेनेंट प्लाज्मिड और दूसरा रिलैक्स वाला था। क्यों रिलैक्स था, क्योंकि वो हाई कॉपी नंबर बनाता था। तो हम कह रहे हैं कि ये जो PBR 322 है ये भी हाई कॉपी नंबर बना रहा है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक रिलैक्स प्लाज्मिड ये भी होगा, ठीक। अब इट कैन मेंटेन विद इन इक्विलाइजर अप टू अ नंबर ऑफ 500 to 1000, देयरफॉर इट इज हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड। 500 से लेके 1000 तक को ये मेंटेन कर सकता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। अब जो 1 2 3 4 बनाते हैं उनको तो हम हाई कॉपी कहते नहीं है। ये कितना बना सकता है, 500 to 1000, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड है। द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट within the marker tetracycline resistance, ampicillin resistance permit an easy selection of
ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन या रेजिस्टेंस या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो हमें किसमें हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं स्क्रीनिंग में, ये पता लगाने में कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट सेल है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल है। उसमें हमको कौन हेल्प करता है, उसमें हमको हेल्प करता है जो हमारा जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया है कि कैसे हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, जिस प्रोसेस से हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें हमने क्या बात किया था कि जो दोनों हमारे रेजिस्टेंस प्रेजेंट हैं, चाहे वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो चाहे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो, अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में कोई आ रहा है तो वो क्या करता है, उसके जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका जो सीक्वेंस आएगा उसको डिस्टर्ब कर देता है और उसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर वो एम्पिसिलिन में यही काम होता है तो एम्पिसिलिन का देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम ये डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि हाँ ये ट्रांसफॉर्म्ड है या रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, क्या है, इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द प्लाज्मिड यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 PVU place the DNA insertion with the gene ampicillin resistance does make it non-functional। अब क्या है, PST1 है या PVU1 जो है, इनको हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में डाल रहे हैं, तो अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 and SAL1 uses the DNA insertion in the place within the gene टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अगर वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में होता है तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, उसको वो नॉन फंक्शनल कर देगा। अब वो अपना फंक्शन नहीं शो करेगा, और अपना फंक्शन नहीं शो करेगा तो अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हमको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इस तरीके से पहचान लेंगे कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट सेल है या ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। और ये जो प्रोसेस हो रही है, द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन बाय इंसर्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन द केस ऑफ डीएनए इंसर्ट करके जो हम किसी को नॉन फंक्शनल बना दे रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये बात रही PBR 322 की। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे PUC8। किसकी बात करेंगे, PUC8। अब PUC8 की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, ओराई साइड भी प्रेजेंट है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, LAC-Z जीन प्रेजेंट है। क्या है, LAC-Z जीन। ये LAC-Z जीन किसमें होता है, ओप्रोन मॉडल से आया है। हमारे जो लैक ओप्रोन है उस लैक ओप्रोन से, वहां पे इसका काम क्या होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। अब यहाँ पे जो हम स्क्रीनिंग करेंगे वो हम इसी बेसिस पे करेंगे, ये ध्यान में देते हुए कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस बेसिस पे ये ब्लू या व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाते हैं, और उन कॉलोनीज को देख करके, उनके कलर को देख करके हम ये पता कर लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि रिकॉम्बिनेंट है। और इसकी एक और खास बात बता दे कि PUC8 जो है इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख लीजिए इसके पास क्या है, मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, PUC8 जो है ये भी प्लाज्मिड वेक्टर का टाइप है, जिसको किसने बनाया है, मैसिंग्स एंड कोवर्कर। मैसिंग्स और उनके कोवर्कर्स ने इसको डेवलप किया है 1983 में। कहां पे डेवलप किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कहां पे डेवलप किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको डेवलप किया था। इसीलिए आप अब इसके नाम को देखिए, इसका नाम जो है वो क्या है, PUC8। P is for the same plasmid, U is for University of, C is for California। इसको डेवलप कहां किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो है PUC8। और नंबर तो आपको पता ही है कि नंबर क्या डिनोट करता है। क्या है,
The name of such plasmid vector has been given the name of University of California. PUC8 vector is very suitable for gene transfer in E. coli. E. coli में जीन ट्रांसफर के लिए ये बहुत ही सुटेबल है। अब इसके भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स या प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। क्या है? These vector may be have the following properties. इनके पास भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? द साइज ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की साइज की बात कर लें तो ये कैसा होता है? 2.7 किलो बेस पेयर का इसका साइज होता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमको पता है भाई, हम इसको कह रहे हैं अच्छा वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनके पास प्रेजेंट होगा ही। नियरली 30 to 35 रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर एंडोन्यूक्लियसेस, इसके पास भी 30 से 35 रेस्ट्रिक्शन साइट एंडोन्यूक्लियसेस के लिए प्रेजेंट हैं। It also consists of multiple cloning sites, MCS भी प्रेजेंट है, मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी हैं, या कह लीजिए पॉलीलिंकर साइट्स फॉर सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के लिए इसके पास भी प्रेजेंट हैं ये सारी चीजें। आफ्टर दैट It possesses genetic marker ampicillin resistance and LAG-Z gene. मैंने पहले ही बताया कि इसके पास क्या होता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और LAG-Z जीन होता है। ये LAG-Z जीन जो है लैकाप्रोन से लिया गया है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सिंथेसिस के लिए, इनकोडेड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और ये क्या करता है? हाई कॉपी नंबर ऑफ बनाता है 300 to 700 प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, 300 to 700 नंबर्स को बनाता है, तो इसको भी हम रिलैक्स प्लाज्मिड कह सकते हैं। बाय PUC8 द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट एंड ब्लू कॉलोनाइजेशन। मैंने कहा था ना कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है कि एब्सेंस है, उसकी बेसिस पे व्हाइट और ब्लू कलर की कॉलोनी आती है, और उस कॉलोनी को देख करके हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है? इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हम ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी को यूज करते हैं, उस तरीके से स्क्रीनिंग होती है। बाय PUC8 नॉर्मली अ जीनोमिक फ्रेगमेंट ऑफ नियरली 5 to 10 किलो बेस पेयर कैन बी ट्रांसफर एंड रिप्रोड्यूस। इसको यूज करके हम 5 से 10 किलो बेस पेयर के फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।